जरा सोचिए, हम अपने किसी बहुत जरूरी काम के बीच में हैं और अचानक लैपटॉप पूरी तरह हैंग हो जाए। ओहो, वो तो सबसे बुरा होता है ना? मतलब 50 टैब खुले हुए हैं, बैकग्राउंड में भारी भरकम सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लगातार ईमेल के नोटिफिकेशंस बज रहे हैं और बस कर्सर स्क्रीन पर एकदम जम जाता है। बिल्कुल। हम कीबोर्ड पर उंगलियां पटकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मतलब हम सब ने वो भयंकर झुंझलाहट महसूस की है। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन तो एक अलग ही लेवल की होती है। एग्जैक्टली। और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है कि आज के इस सूचनाओं से भरे युग में हमारा अपना दिमाग भी ना ठीक इसी तरह क्रैश होता है। सही बात है। हमारे दिमाग का सिस्टम रोज हैंग होता है। लेकिन क्या कोई इस बात पे विश्वास करेगा कि आज से हजारों साल पहले ऋग्वेद के ऋषियों ने हमारे दिमाग के इस ब्रेन क्रैश और उसे वापस रीबूट करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय यही है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे मुख्य रूप से ऋग्वेद के चतुर्थ सूक्त पर आधारित हैं और हम विशेष रूप से श्री अरविंद की जो व्याख्या है, इंद्र द मिस्ट्री ऑफ द इल्यूमिन्ड माइंड, उसके माध्यम से इस पूरे मानसिक परिदृश्य में उतरने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंद्र, जो एक प्राचीन वैदिक देवता है, वो केवल बादलों, बारिश या युद्ध के देवता नहीं हैं, बल्कि वो हमारे आधुनिक मानसिक शोर, तनाव और सूचनाओं के भारी बोझ से पार पाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मनोवैज्ञानिक प्रतीक है। एग्जैक्टली। हमने अपनी पिछली चर्चाओं में देखा है कि वेदों में अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं बल्कि जागृति है और वायु का अर्थ प्राण है। तो अब हम उस देवता की ओर बढ़ रहे हैं जिनका ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिक्र हुआ है, इंद्र। हाँ, सबसे प्रमुख देवता। तो ये पूरी चर्चा हमारी आंतरिक उथल-पुथल से लेकर उस स्पष्टता तक की एक बेहद रोमांचक यात्रा होने वाली है। मैं कहूंगी कि ये यात्रा आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि मतलब जब हम वेदों जैसी प्राचीन रचनाओं को पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हम बस उनके बाहरी आवरण और उन कर्मकांडों में उलझकर रह जाते हैं। व्याख्या में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि वैदिक ऋषियों के काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही अनूठा था। अनूठा कैसे? मतलब उन्होंने मौसम, तूफान या प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग केवल प्रकृति का वर्णन करने के लिए नहीं किया था। अच्छा। बल्कि उन्होंने इन बाह्य शक्तियों का उपयोग मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज या गुप्त भाषा के रूप में किया था। एक सीक्रेट लैंग्वेज? हाँ, जो बाहर से एक भौतिक घटना की तरह दिखती है, वो वास्तव में हमारे भीतर चल रही एक निरंतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मानचित्र है। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ, बताइए। मतलब अगर ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है, तो फिर एक पूरी सभ्यता ने सदियों तक बारिश के लिए और बादलों को बुलाने के लिए असली आग जलाकर यज्ञ क्यों किए? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। आंतरिक प्रक्रिया है तो फिर मैं कागज पर लिख के बुलाऊंगा तो वो हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है, क्या हम आधुनिक मनोविज्ञान को जबरदस्ती उन प्राचीन मिथकों पर नहीं थोप रहे हैं? क्या वे सिर्फ मौसम के देवता नहीं थे जो आदि मानवों को प्रकृति के प्रकोप से बचाते थे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और एक्चुअली यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग वेदों को समझने में चूक जाते हैं। इसका उत्तर उस समय के समाज की संरचना में छिपा है। अच्छा। प्राचीन काल में ज्ञान हमेशा दो स्तरों पर काम करता था, एक बाहरी जिसे एक्सोटेरिक कहते हैं और दूसरा आंतरिक जिसे एसोटेरिक कहा जाता है। अब देखिए, आम जनता के लिए जो पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, बादलों का गरजना और समय पर बारिश का आना वाकई जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। जाहिर है, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। बिल्कुल। तो उनके लिए इंद्र वो शाब्दिक देवता थे जो सूखा खत्म करते थे, लेकिन जो ऋषि थे, जो साधक थे, उनके लिए ये एक कोड था। एक कोड? हाँ, उन्होंने जानबूझकर ऐसी भाषा चुनी जो बाहरी तौर पर एक भौतिक घटना लगे ताकि आम लोग उससे जुड़ सकें, लेकिन जो भीतर का साधक है उसके लिए वो रूपक एक आंतरिक चेतना का मानचित्र बन जाए। ओहो, तो मतलब ये है कि उन्होंने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उसे मौसम और युद्ध की कहानियों में बहुत ही चालाकी से छिपा दिया। ये वाकई बहुत दिलचस्प है ना? तो इस मनोवैज्ञानिक अर्थ को पूरी तरह से डिकोड करने से पहले चलिए उस मूल कथा पर नजर डालते हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। हाँ, कथा का संदर्भ जरूरी है। तो बाहरी रूप से कहानी कुछ इस तरह है कि इंद्र,
जो एक महान शक्तिशाली योद्धा हैं और जिनके हाथ में उनका वो प्रसिद्ध हथियार वज्र है, उनका सामना वृत्र नाम के एक भयानक असुर से होता है। वृत्र ने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने दुनिया के सभी जलों यानी नदियों और बारिश के पानी को एक पहाड़ के भीतर रोक कर रखा हुआ है। एक तरह से सारा पानी किडनैप कर लिया है। एग्जैक्टली। हर तरफ भयंकर सूखा पड़ा है, लोग और जानवर प्यास से तड़प रहे हैं। फिर इंद्र आते हैं, अपने वज्र से वृत्त पर एक अचूक प्रहार करते हैं। वो पहाड़ टूटता है और रुका हुआ पानी मुक्त होकर जोर शोर से बहने लगता है। बिल्कुल। मतलब कहानी के स्तर पर देखें तो एक बहुत ही शानदार एक्शन सीक्वेंस है। मैं सहमत हूँ। और अगर आप सिर्फ सतही तौर पर देखें तो ये एक क्लासिक गुड वर्सेस इविल यानी अच्छाई बनाम बुराई की कहानी है, जो मौसम के चक्र को बहुत नाटकीय ढंग से दिखाती है। मतलब सूखा आना और फिर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ मॉनसून का फटना। सदियों तक इतिहासकारों ने इसे बस इसी रूप में देखा। यहाँ मुझे आज की सुपर हीरो फिल्मों की एक एनालॉजी याद आ रही है। वो कैसे? मतलब अगर हम कोई बड़े बजट की एक्शन फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन पर बहुत सारा एक्शन होता है, विस्फोट हो रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, हीरो और विलन आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, विजुअल्स बहुत ग्रैंड होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस फिल्म की कहानी वाकई अच्छी है तो वो बाहरी लड़ाई कभी भी असल कहानी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। असली कहानी तो उस हीरो के आंतरिक संघर्ष की होती है। वो अपने किसी गहरे डर, किसी पुराने पछतावे या असुरक्षा से लड़ रहा होता है। बाहरी लड़ाइयां सिर्फ उस आंतरिक युद्ध को पर्दे पर दिखाने का एक दृश्य तरीका होती हैं। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये भयंकर सूखा किसी भौगोलिक घटना के बजाय हमारी अपनी चेतना, हमारे अपने मन के सूखेपन का प्रतीक है? जिस जल की बात कर रहे हैं वो भौतिक पानी है ही नहीं। तो वो क्या है? देखिए, पानी की मूल प्रकृति क्या है? वो हमेशा बहता है। इसीलिए यहाँ जल जीवन, ऊर्जा, प्रेरणा, ज्ञान और चेतना की स्पष्टता का प्रतीक है। फ्लो स्टेट जैसे कहते हैं। बिल्कुल। जब हमारे भीतर विचारों और प्रेरणा का ये प्रवाह रुक जाता है तो हम एक आंतरिक सूखे का अनुभव करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम जिंदगी में अटक गए हैं, कोई नया विचार नहीं आ रहा है, काम करने की ऊर्जा खत्म हो गई है। हाँ, बर्नआउट जैसा। बिल्कुल। ये एक आंतरिक युद्ध है जिसे ऋषियों ने मौसम के शक्तिशाली रूपक से समझाया है। यहाँ ये विषय वाकई बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर ये सूखा हमारे भीतर का है तो हमें उस खलनायक को भी समझना होगा। हाँ, वो सबसे जरूरी है। वो कौन सी शक्ति है जो हमारी इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को रोक रही है? इस कहानी में वो खलनायक वृत्रा है। तो अगर हम श्री अरविंद की व्याख्या की गहराई में जाएं, तो संस्कृत के नजरिए से वृत्रा का असली अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें संस्कृत की जड़ों में जाना होगा। धातु व्र का अर्थ होता है आवरण डालना, छिपा लेना या किसी चीज को बढ़ने से रोक देना। अच्छा, रोकना। हाँ, इसलिए वृत्रा का शाब्दिक अर्थ है जो रोकता है या जो ढक देता है। तो वृत्रा कोई सींगों वाला भयानक राक्षस नहीं है जो आसमान में बादलों पर बैठा हुआ है। हाँ, वो सिर्फ एक रूपक है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वृत्रा वो हर चीज है जो हमारे भीतर की सच्चाई, हमारे आंतरिक प्रकाश और ज्ञान को ढक देती है। ये अनिवार्य रूप से एक कॉन्शियसनेस ब्लॉकेज या चेतना का अवरोध है। ये बहुत ही गहराई में उतरने वाली बात है, क्योंकि अगर वृत्रा का मतलब जो रोकता है, तो आज के इस आधुनिक जीवन में हमारा वृत्रा क्या है? मैं कहूंगी कि आज के समय में इसके बहुत सारे रूप हैं। मैं इसे अपने उसी हैंग हो चुके लैपटॉप वाले उदाहरण से जोड़ता हूं। हमारे दिमाग में डर, अज्ञान, आलस्य और लगातार चलने वाली ओवरथिंकिंग के बहुत सारे टैब खुले हैं। बिल्कुल। हमें लगता है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। लगातार फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। हाँ, एक तरह का इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एग्जैक्टली। इस असीमित सूचना के भारी बोझ से हमारा दिमाग कुछ भी नया प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो क्या यही आज का वृत्त है? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वृत्त वास्तव में काम कैसे करता है। कैसे? जब हमारे आसपास और भीतर बहुत अधिक मेंटल नॉइज यानी मानसिक शोर होता है, तो हमारी मूल स्पष्टता एक घने आवरण से ढक जाती है। वृत्त हमारे मन में लगातार भ्रम और अज्ञान पैदा करके हमारी जीवन ऊर्जा को सोख लेता है।
आप अक्सर देखते होंगे कि लोग शारीरिक रूप से कोई भारी काम किए बिना ही दिन के अंत में बहुत थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। हाँ यार, आजकल तो ये हर दूसरे इंसान की कहानी है। बिल्कुल। और ये थकान इसलिए होती है क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा उस आंतरिक वृत्र यानी उनके अपने डर, चिंताओं और उलझनों के साथ संघर्ष करने में ही खर्च हो रही है। मतलब वो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। हाँ, आधुनिक इंसान निरंतर व्याकुलता और शांति के बीच एक थका देने वाला मानसिक युद्ध लड़ रहा है और दुर्भाग्य से अधिकतर समय वृत्र ही हावी रहता है। तो अब हमारे सामने समस्या बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। एक तरफ ये विशाल मानसिक अवरोध यानी वृत्र है और हमें इस ब्लॉकेज को किसी भी तरह तोड़ना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है ताकि वो पानी फिर से बह सके। लेकिन इतने बड़े और जिद्दी मानसिक अवरोध को तोड़ने के लिए, जो शायद सालों के डर और कंडीशनिंग से बना है, कोई साधारण प्रयास काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ सोचकर ओवरथिंकिंग को नहीं रोक सकते। हमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा चाहिए और यहीं पर इंद्र और उनके अचूक हथियार वज्र की बात आती है। हाँ, वज्र का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। श्री अरविंद के व्याख्या के अनुसार इंद्र का अर्थ केवल एक राजा या देवताओं का सेनापति नहीं है, बल्कि इंद्र जागृत बुद्धि या इम्यून माइंड के प्रतीक हैं। एग्जैक्टली। और उनका वज्र कोई धातु का बना भौतिक हथियार नहीं, बल्कि चेतना की एक भीतरी बिजली या थंडरबोल्ट है। और श्री अरविंद का ये विश्लेषण पूरे सूक्त को देखने की हमारी समझ को एकदम पलट देता है। वो कैसे? यहाँ हमें इल्यूमेंट माइंड और हमारे सामान्य तार्किक मन के बीच का भारी अंतर समझना होगा। तार्किक मन यानी लॉजिकल माइंड। हाँ, हमारा जो सामान्य दिमाग है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। वो डेटा इकट्ठा करता है, तर्क लगाता है, नफा नुकसान तौलता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलता है। बिल्कुल। लेकिन ये तार्किक मन खुद अक्सर वृत्र के जाल में फंस जाता है, क्योंकि ज्यादा तर्क करना भी तो ओवर थिंकिंग का ही हिस्सा बन जाता है ना। हाँ यार, पैरालिसिस बाय एनालिसिस जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। इसके विपरीत इंद्र वो मन है जो पहले से ही प्रकाशित है। वो तर्क के लंबे और घुमावदार रास्तों से नहीं गुजरता, वो चीजों को सीधे उनके मूल रूप में देखने की क्षमता रखता है। और जब ये प्रकाशित मन कार्य करता है तो वो वज्र का उपयोग करता है। तो क्या ये वज्र उस अचानक आने वाले आहा मोमेंट की तरह है? आहा मोमेंट। मेरा मतलब है, हम सब ने जिंदगी में वो स्थिति अनुभव की है जहां हम किसी भारी समस्या से जूझ रहे होते हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। हाँ, बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं हम। और फिर एकदम से बिना किसी स्पष्ट कारण के दिमाग में एक कौंध होती है, एक नया नजरिया आता है और अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। वो सारी उलझन एक ही झटके में खत्म हो जाती है। क्या वज्र इसी को कहते हैं? अगर हम इससे व्यापक संदर्भ में देखें, मेरा मतलब है हाँ, कुछ हद तक। लेकिन वज्र केवल एक सामान्य आइडिया या अच्छा विचार नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रियलाइजेशन यानी एक ऐसा रूपांतरिकारी एहसास है जो आपकी पूरी चेतना को भीतर से बदल देता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत ही घने अंधेरे कमरे में खड़े हैं और बहुत डरे हुए हैं कि शायद यहाँ कोई खतरनाक जानवर है या कोई गहरा गड्ढा है। आप टटोल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका तार्किक मन है जो धीरे धीरे समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अंधेरे में हाथ पैर मारना। बिल्कुल। लेकिन तभी अचानक एक सेकंड के लिए बहुत तेज बिजली कड़कती है। वो बिजली केवल उस अंधेरे को चीरती ही नहीं है, बल्कि पूरे कमरे को एक पल के लिए इतनी स्पष्टता से दिखा देती है कि आपको पता चल जाता है कि वहां कोई खतरा नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? आपका सारा भ्रम और डर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। वज्र का प्रहार उसी अचानक मिलने वाली स्पष्टता का प्रतीक है। ये अज्ञान और मानसिक अवरोधों को जड़ से नष्ट कर देता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारे भीतर की उलझनों को सुलझाने के लिए हमेशा लंबी दिमागी कसरत या बहुत सारे डेटा की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जागृत बुद्धि की वो एक चमक ही काफी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है। हाँ, बताइए। ये बिजली अचानक गिरती कैसे है? क्या ये अपने आप आसमान से टपकती है? नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि इन वैदिक स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू का बार बार जिक्र है, और वो है इंद्र और सोम का गहरा संबंध। सोम कहानी में बार बार आता है कि इंद्र वृत्र पर प्रहार करने से पहले भरपूर मात्रा में सोम रस पीते हैं। तो अगर ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक है,
तो ये सोम क्या चीज है? क्या ये स्पष्टता पाने के लिए कोई प्राचीन एनर्जी ड्रिंक है? मैं कहूंगी कि सोम का प्रतीकवाद शायद वेदों के सबसे जटिल, रहस्यमय और सुंदर हिस्सों में से एक है। अच्छा। पारंपरिक रूप से इसे एक अनुष्ठानिक पेय या कोई नशीला पौधा माना जाता रहा है, लेकिन श्री अरविंद बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर सोम कोई भौतिक पेय या बाहरी नशा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे उच्चतर चेतना का आनंद या डिवाइन एक्सटेसी कहा गया है। ये वो शुद्ध आनंद और ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब हम अपनी सामान्य मानसिक सीमाओं से ऊपर उठते हैं। पर इसे थोड़ा और व्यावहारिक रूप में समझाइए ना। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमें इसे आज के जीवन में लागू करना है तो सोम पीने का मनोवैज्ञानिक समतुल्य क्या है? क्या इसका मतलब घंटों आंख बंद करके ध्यान करना है? नहीं, जरूरी नहीं है। या जब हम कोई बहुत खुशी का काम करते हैं तब हम सोम पी रहे होते हैं? क्योंकि अगर इंद्र को स्पष्टता से प्रहार करने के लिए सोम की जरूरत है तो हमें ये समझना होगा कि हम आधुनिक जीवन में ये सोम कैसे बनाएं। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसे ऐसे समझिए, जब हम तनाव, डर या डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है। हम केवल बचाव या सर्वाइवल मोड में होते हैं। हाँ, हम बस खुद को बचा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे डरे हुए और संकुचित मन में स्पष्टता की बिजली कभी नहीं गिर सकती। स्पष्टता को आमंत्रित करने के लिए मन में एक विशेष प्रकार का हल्कापन, एक गहरा आनंद या खुलापन चाहिए। जब आप किसी गहरी कला में डूबते हैं, कोई संगीत सुनते हैं, प्रकृति के साथ शांत बैठते हैं या बिना किसी स्वार्थ के कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको गहरा सुकून मिलता है। हाँ, जिसे हम फ्लो कहते हैं। बिल्कुल। तब आप असल में मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोम उत्पन्न कर रहे होते हैं। ये आनंद ही उस जागृत बुद्धि या इंद्र के लिए असली ईंधन का काम करता है। अरे वाह! सोम के बिना इंद्र कमजोर रहते हैं और हमारा डर रूपी वृत्र हम पर हावी रहता है। ओहो, ये बहुत ही बड़ी बात है ना? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम अपनी समस्याओं को लेकर लगातार तनाव में रहेंगे, उनके बारे में हर पल चिंता करेंगे, तो हम कभी उस स्पष्टता तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही। चिंता वृत्र को और ताकतवर बनाती है। मतलब हमें उस समस्या से अपना ध्यान हटाकर पहले अपने भीतर उस आनंद या शांति को, उस सोम को खोजना होगा। एग्जैक्टली। और फिर जब इंद्र उस आनंद रूपी सोम को ग्रहण करते हैं और वृत्र के उस भारी पहाड़ को तोड़ते हैं, तब जो जलमुक्त होते हैं वो क्या हैं? मैं बताती हूँ। जब डर और अज्ञान का वृत्र एक झटके में टूटता है, तब हमारी चेतना का प्रवाह, जिसे वेदों में जल या महान नदियां कहा गया है, पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिक प्रेरणा का निरंतर और अबाध प्रवाह है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे ही फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट। आपने खुद अनुभव किया होगा कि जब कोई बहुत बड़ी मानसिक बाधा टूटती है तो अचानक आप बहुत अधिक रचनात्मक महसूस करते हैं। काम बिना किसी प्रयास के अपने आप होने लगता है। विचारधारा प्रवाह आते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग के सारे ताले खुल गए हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जल या वो प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, वो हमेशा से आपके ही भीतर मौजूद थी। वृत्र ने सिर्फ उस पर एक भारी बांध बना रखा था। अच्छा। इंद्र की स्पष्टता ने वो बांध तोड़ दिया और अब वो जीवन ऊर्जा अपने सबसे प्राकृतिक रूप में बहने लगी है। यार, ये ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी नदी को सालों से किसी विशाल चट्टान से रोक कर रखा गया हो और अचानक एक डायनामाइट से उस चट्टान को उड़ा दिया जाए। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। हमारी समझ, हमारी प्रेरणा, सब कुछ हमारे अंदर कैद थी। वृत्र सिर्फ उस पर एक ढक्कन लगाकर बैठा था। एग्जैक्टली। और इस उरी लंगी चर्चा से जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है वो ये है कि जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आज के युग में हमारे पास दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन वो असीमित जानकारी खुद एक वृत्र बन रही है क्योंकि वो हमारे भीतर मानसिक शोर बढ़ा रही है। हम जानकारी को ही स्पष्टता मान बैठे हैं, लेकिन असली स्पष्टता इस शोर से परे है। बिल्कुल सही कहा। ऋग्वेद का ये अद्भुत सूक्त हमें ये याद दिलाता है कि हमें स्पष्टता के लिए सिर्फ और अधिक किताबें पढ़ने और अधिक चर्चाएं सुनने या और अधिक डेटा जुटाने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर ही वो इंद्र शक्ति, वो जागृत बुद्धि पहले से मौजूद है जो इस अज्ञान के शोर को चीर सकती है। बिल्कुल मौजूद है। जब भी हम अपने भीतर के भयानक कंफ्यूजन को शांत करते हैं और अचानक एक सत्य हमें भीतर तक प्रकाशित करता है, तब असल में इंद्र हमारे भीतर अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, ये कोई बाहर की घटना नहीं है।
एग्जैक्टली ये हजारों साल पुरानी कोई मिथकीय घटना नहीं है, बल्कि हर रोज हर पल हमारे भीतर घटित होने वाली एक बेहद वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मैं मानती हूँ कि हमें बस उस आंतरिक युद्ध को पहचानने, अपने आनंद को खोजने और अपनी चेतना के रुके हुए प्रवाह को मुक्त करने की आवश्यकता है। तो जैसे हम इस बहुत ही गहरी और रोचक चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं एक बहुत ही अलग नजरिए से सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। कैसा विचार? हमने पूरी चर्चा में वृत्र को एक खलनायक, एक नकारात्मक मानसिक अवरोध के रूप में देखा जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे दिमाग ने ये वृत्र या मानसिक अवरोध किसी खास वजह से बनाया हो? क्या ये संभव है कि हमारे अतीत की कोई बहुत गहरी ठेस, कोई ट्रॉमा या कोई ऐसा कड़वा सच जिसे हम अभी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, उससे हमें बचाने के लिए ही हमारे दिमाग ने रक्षात्मक ढक्कन लगाया हो? ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? अगर ऐसा है तो क्या इंद्र के वज्र की वो अचानक चमकने वाली स्पष्टता कि बिजली कभी-कभी बहुत जल्दी गिर सकती है जब हम उस सत्य का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी ना हो? क्या हर मानसिक अवरोध को तुरंत तोड़ना हमेशा सही होता है, या कभी-कभी उस वृत्र का वहां होना हमारी खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है? इस विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा।